नमस्कार। तो हम देख लेते हैं आज केस मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है। बिल्कुल 5 से 7 मिनट में इसको कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। इसके कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्लाइड्स में, ताकि आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1980 का ये केस है। तो इंट्रोडक्शन इसका हम देख लेते हैं। तो दिस केस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द 42 अमेंडमेंट। जो 42 सेकेंड जो अमेंडमेंट आया उसको चैलेंज किया गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैल्यू को। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या क्या थे कि वेदर 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इस वैलिड है कि नहीं है। दूसरा क्या इसका स्कोप क्या है, क्या ये जो आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट करने की पावर है पार्लियामेंट का उसके स्कोप के अंदर आता है, और क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, क्या और दूसरा क्या है, अगला क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट सुपरसीड द फंडामेंटल राइट। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या सुपरसीड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। और अप टू व्हाट एक्सटेंट कोर्ट कैन रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान ही 42nd अमेंडमेंट आया। तो ठीक है, इसकी वैलिडिटी को कोर्ट रिव्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन थे मिनरवा मिल्स के केस में। ठीक है, अब फैक्ट देखिए इसके क्या है। तो मिनरवा मिल्स इज ए टेक्सटाइल कंपनी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की एक टेक्सटाइल कंपनी थी मिनरवा मिल्स। ठीक है, और इट वॉज द इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द टेक्सटाइल के बिजनेस में ये इंगेज थी। तो लेटर क्या हुआ कुछ समय बाद कि इट वाज नेशनलाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वाज डन अंडर द 6 टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट आता है 6 टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट। और इस ये एक्ट क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर देता है कि वो जो जितने भी ये जो मिल्स वगैरह इनके जो मैटर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इनका देखेगी। तो जो इसके फिर क्या हुआ, तो ऑन द बेसिस दिस रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द मैनेजमेंट ऑफ द मिनरवा मिल्स इन दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इसका जो मिनरवा मिल्स का था इसका मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, और इन्होंने फिर उसको चैलेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब उसमें पेटिशनर ने क्या क्या इन्होंने मिनरवा मिल्स जो थे जो टेक्सटाइल कंपनी थी उसने क्या अपने आर्गूमेंट रखी। तो उन्होंने कहा कि जी 42nd जो अमेंडमेंट है वो डिस्ट्रॉय द पार्ट 3 and 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो फंडामेंटल राइट्स और जो 4 है जो डीपीएसपी है ये उनको सर डिस्ट्रॉय कर रहा है, बिकॉज इट अटेम्प्ट टू ब्रिंग फंडामेंटल राइट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उस सेकेंड कहा कि इट इज़ क्वाइट डिफरेंट थॉट दैट फंडामेंटल राइट्स शुड बी सेक्रीफाइस फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स रिमेन सस्पेंडेड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ द प्रोक्लेमेशन only, but 22nd amendment down that directive principle set supersede the fundamental rights and thereby lays down the system of the permanent emergency and permanently suspended the fundamental right। तो 42nd amendment है वो कुछ समय के लिए इमरजेंसी के दौरान कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो आपका 42nd जो अमेंडमेंट है वो परमानेंट इनको सस्पेंड करना, परमानेंट इनको वोलेट कर रहा है। तो ये आर्गूमेंट मिनरवा मिल्स की तरफ से आई। और अब इनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से क्या आई, तो गवर्नमेंट का कि पार्लियामेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। हमारे पास 368 के अंडर अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने की, तो हम बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्ट हो। उसके बाद कहा कि इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज डज नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और आर्टिकल 38 डज नॉट विड्रॉ द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट बेस्ड ऑन द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। जो आपका आर्टिकल 38 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उसमें वो कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहा है, और ये क्या करता है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, जैसा कि प्रीएम्बल में दे रखा है। उसके बाद में कहता है कि द पावर ऑफ द कोर्ट रिव्यू इज नॉट एडवर्सली इफेक्टेड बाय द सो कॉल्ड अमेंडमेंट। तो कह रहे कि जो हमारा जो अमेंडमेंट है उसको उस पर जो कोर्ट की रिव्यू पावर है वो उसको एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर सकती।
अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो सबसे ज़रूरी मिनर्वा मिल्स के केस में, मिनर्वा मिल्स के केस में चीफ जस्टिस थे वाई.वी. चंद्रचूड़, जो एट प्रेजेंट में जो है डी.वाई.वी. चंद्रचूड़ इनके जो बेटे हैं। तो कोर्ट एक्सेप्टेड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द 368 इज नॉट अनलिमिटेड, और पार्लियामेंट कैन नॉट सच अमेंडमेंट विच में डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है अमेंड करने की, और पार्लियामेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं लेके आएगी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगी। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले निकल के आया था केशवानंद भारती के केस में, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट एडेड द क्लोज 4 and 5 टू द आर्टिकल 368। कोर्ट हेल्ड बोथ देम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट ने कहा जो आपने जो 42nd जो अमेंडमेंट किया था और उसमें आपने 2 क्लोज ऐड किए 368 में, क्लोज 4 एंड क्लोज 5, दोनों के दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिकॉज आपका जो क्लोज 4 है वो क्या कहता है, वो हमें प्रिवेंट करता है कोर्ट को कि कोर्ट उस पर हम किसी भी अमेंडमेंट पे रिव्यू नहीं करेगा। और क्लोज जो 5 है वो पार्लियामेंट को कहता है कि पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। मिनर्वा मिल्स के केस में दोनों क्लोज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एंड बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के तहत आपकी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। सबको अलग अलग अपने अपने फील्ड में अलग अलग काम कार्य कर रहे हैं। तो यदि पावर ऑफ द कोर्ट टू रिव्यू आर अबॉलिश्ड द गवर्नमेंट में बिकम इनएक्टिव एंड फंडामेंटल राइट बिकम वर्थलेस। कि अगर आपने कोर्ट को रिव्यू पावर को आपने अबॉलिश ख़त्म कर दिया तो फिर तो फंडामेंटल राइट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और गवर्नमेंट बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगी। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट एनी सच अमेंडमेंट विच इफेक्ट द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को कम करे ऐसा कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकती। और फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी केप्ट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्लियामेंट को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नीचे नहीं रख सकते। फाइनली कोर्ट एक्सेप्टेड द पिटिशन बट डिड नॉट गिव एनी ऑर्डर विद रिगार्ड टू एक्सपेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, अभी मैं मिनर्वा मिल्स के केस में प्रिंसिपल ऑफ लॉ पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले है द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल दिए? पहला ये है कि पार्लियामेंट कैन नॉट एनी सच अमेंडमेंट विच डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा कि कोर्ट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और ओवर अमेंडमेंट। किसी भी अमेंडमेंट पे कोर्ट के पास में पावर है जुडिशियल रिव्यू की, और पार्लियामेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। और तीसरा कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट सुपरसीड द फंडामेंटल राइट्स इन सच ए मैनर सो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट सीज एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आपका मिनर्वा मिल्स का केस जो हमने देखा।